अप्रैल 2019 में एक मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ जिसमें कहा गया कि भारत की स्वतंत्रता के 70 वर्षों के पश्चात भी भारत की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो कि किसान है वो आज भी रूल्स और रेगुलेशंस की चेन से बंधे हुए हैं। मैनिफेस्टो में डिमांड की गई कि किसान को स्वतंत्रता मिले अपना व्यापार करने की, और जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं वो किसान को रोक रहे हैं। किससे रोक रहे हैं? तो किसान अपनी फसल किस रेट पे कब और किसे कैसे बेच सकता है इससे रोक रहे हैं। यह भी ध्यान दिलाया गया कि इस एपीएमसी मंडी में कुछ लाइसेंस ट्रेडर्स की लीगल मोनोपोली बन गई है और जिसके चुंगल में किसान अब फंस चुका है। मैनिफेस्टो में मांग की गई कि जो लैंड यूज पे जो प्रेजेंट रेस्ट्रिक्शंस है उनको हटाया जाए, एपीएमसी लॉज और इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को रिपील किया जाए, और उसमें यह भी मांग की गई कि किसान अपने हर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की फ्यूचर ट्रेडिंग कर सके, ये अधिकार उसे मिले। मैनिफेस्टो में स्पेशली ये मेंशन किया गया कि जो एपीएमसीज हैं दे हैव बिकम डेन ऑफ मिडलमैन फ्रॉम हुम द फार्मर्स हैव टू बी सेव्ड। अब ये जो मोदी सरकार ने 3 बिल पास किए हैं किसानों को 3 स्वतंत्रता देते हैं। पहला बिल जो है वो किसान को स्वतंत्रता दे रहा है कि वो अपनी उपज को कहीं पे भी बेच सके, यानी एपीएमसी में जो ये दलालों का कार्टेल है उससे किसान को स्वतंत्र कर रहा है। दूसरा बिल किसान को ये स्वतंत्रता देता है कि किसान अपनी उपज को, अपने प्रोड्यूस को कहीं पे भी स्टोर कर सकता है, किसी भी इन्वेंट्री में रख सकता है, जो अभी के इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की वजह से पॉसिबल नहीं था। अब इस बिल के पास होने से नए कोल्ड स्टोरेजेस खुलेंगे और कोल्ड स्टोरेज खोलने वाले के पास भी इंसेंटिव होगा कि किसान डायरेक्ट उन्हें भी अपना अनाज बेच सकते हैं। ये जो तीसरा बिल है ये किसान को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करने की स्वतंत्रता देता है, यानी किसान जो है अपना जो रिस्क है वो बिजनेसमैन को दे सकता है, यानी कि जो किसान की जमीन है जो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, किसान उस पर बहुत खेती नहीं कर रहा है, उसको वो बिजनेसमैन को लीज पे दे दे, लीज बोल रहा हूं, लीज पे दे दे, और जो प्रॉफिट है उसमें अपना शेयर करे। अब इसमें एक जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि किसान की जमीन छीन ली जाएगी, तो लीज पे देना और जमीन छीन लेना दोनों में बहुत ज्यादा अंतर होता है, और इन्हीं बिलों में यह भी प्रावधान है कि किसान की जमीन कोई नहीं छीन सकता है। अब जो आप लोग ये एपीएमसी सुन रहे होंगे, तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी जो है ये आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व अंग्रेजों के दिमाग की उपज थी, जिसमें अंग्रेजों की जो मैनचेस्टर में मिल्स थी उनको भारत का रॉ कॉटन चाहिए होता था। Farmer was obligated, required and forced to sell to the foreign masters in regulated market whose regulation was set by, आपने सही गैस किया, by British colonial masters। अब जो मैनिफेस्टो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो एक मैनिफेस्टो 2019 अप्रैल में लॉन्च हुआ था, जानते हैं वो मैनिफेस्टो किसका था? वो मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ था भारतीय किसान यूनियन का, और इसी भारतीय किसान यूनियन ने 2008 में विरोध प्रदर्शन किया कि किसान अपनी उपज को डायरेक्ट कॉर्पोरेट्स को बेच सके, ये स्वतंत्रता किसान को मिले। ये वही भारतीय किसान यूनियन है जिसके नेता राकेश टिकैत अभी गाजीपुर घेर के बैठे हुए हैं। अब भारतीय किसान यूनियन की आप कहानी सुन लो। हमारे देश में समाजवाद था, अभी भी है, तो समाजवाद में जो निर्धन किसान थे, जो मध्यवर्गीय किसान थे, जो गरीब बने हुए थे, उन लोगों की इन समाजवादी अफसरों के सामने सुनवाई नहीं थी, ऑफिस में एंट्री नहीं थी। एक तरीके से पूरी प्रकार का उत्पीड़न था, बड़ा जो आप सबसे ज्यादा इमेजिन कर सकते हैं ना, बड़ा दयनीय टाइप का उत्पीड़न वो था, जैसा आप बॉलीवुड की मूवीज में किसानों की स्थिति देखते हैं। अब हुआ क्या कि खेती करने के लिए पानी चाहिए, पानी के लिए ट्यूबवेल चाहिए, ट्यूबवेल के लिए बिजली चाहिए, और समाजवाद का जो एक बेसिक फंडामेंटल नियम ही होता है कि यहां भ्रष्टाचार होना ही होना है, तो बिजली कहीं और बेच देते थे। बिजली किसानों को मिलती नहीं थी, बिजली नहीं मिल रही, ऊपर से बिजली के रेट बढ़ा दिए। तो किसानों ने देखें तो बेसिकली इस बढ़े हुए बिजली के रेट के खिलाफ जब प्रदर्शन किया तो भारतीय किसान यूनियन की स्थापना हुई। सन 87 में खेड़ी करमू बिजली घर जो अब शामली में चला गया है, वहां पे प्रदर्शन हुआ, भीड़ ज्यादा हो गई, किसानों की गोली चल गई, फायरिंग हो गई, 2 किसानों का बलिदान हो गया। अब इसके विरोध में अप्रैल में बागपत, बड़ौत, शामली, मुजफ्फरनगर, ये जो पूरी बेल्ट है, यहां के किसानों ने धरना दिया और बताया कि जी हमारी जो मांग है वो जायज है। उसी सभा में बाबा टिकैत, स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत को भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष चुना गया। चौधरी साहब जो थे, बाबा टिकैत जो थे, वे दुनियादारी का ज्ञान उनके पास बहुत था, बहुत अनुभवी व्यक्ति थे, बस जो सर्टिफिकेट या डिग्री वाली कह लें तो पढ़ाई उन्होंने कम करी थी। सीधे आदमी थे, भोले आदमी थे, जैसा गांव का किसान होता है, बिल्कुल सीधी बात करा करते थे। वहां कोई बात चली तो बाबा ने अपना कुर्ता खोला, वो कुर्ता पीछे से फटा हुआ था और हवा में लहरा दिया कि देखो भाई, मेरे कुर्ते में ना 1 रुपया है और ना ही मेरे कुर्ते में जेब है। अब जो वहां के लोग थे वे भावुक हो गए, इमोशनल माहौल हो गया, लोगों ने अपने कुर्ते निकाल के बाबा को पहरा दिया और कही भाई चौधरी तू परेशान मत ना होगा, तुझे कुर्ता पहरा का हम रखेंगे। और आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़ा और तय हुआ कि मेरठ कमिश्नरी का घेराव किया जाएगा। अब आप देखिए, एक वो किसान आंदोलन जिसके नेता हमारे बाबा टिकैत के कुर्ते में जेब नहीं थी, और आज तो 4 जेब वाले कुर्ते पहन रहे हैं, वे भी लिनन में कलफ लगा के पहन रहे हैं किसान। मेरठ कमिश्नरी के घेराव के बाद तय किया गया कि अब दिल्ली के बोट क्लब पे धरना दिया जाएगा।
उस धरने के संबंध में बताते हुए जो 1988 में हुआ था, चौधरी वीरेंद्र सिंह जो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के सहयोगी थे और वहां उस स्थान पर उपस्थित थे, उन्होंने बताते हुए भावुक हो गए कि जब उन किसानों के लिए खाना लेकर ट्रैक्टर टोली आ रही थी तो लोनी बॉर्डर पर गोली चली, एक किसान का बलिदान हो गया और 25 किसान घायल हो गए। परिणाम स्वरूप 48 घंटे तक यानी 2 दिन तक हमारे किसानों ने न पानी पिया न खाना खाया, क्योंकि सरकार ने पानी की सप्लाई पहले ही बंद कर दी थी। उसके बाद ताऊ देवीलाल जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, वे ब्रेड और पानी लेकर आए और संघ वालों ने व्यवस्था संभाली। जैसे ये करते हैं भाई, 4 रोटी उसमें अचार और बीच में सब्जी लेकर आए और हमारे किसान भाइयों ने खाना खाया। उस आंदोलन और इस आंदोलन की तुलना करते हुए वीरेंद्र सिंह जी कहते हैं कि तब के आंदोलनों में ऐसे 5 स्टार वाली व्यवस्था नहीं होती थी, ना इतने 5 स्टार वीआईपी टेंट लगते थे, ना काजू बादाम बटता था, ना पिज्जा बटता था और ना ही फुट मसाज वाली मशीनें रखी रहती थी। पंजाब और हरियाणा के किसानों को मिला दिया जाए तो किसान परिवारों की संख्या 20 लाख से अधिक नहीं है और इनमें भी 5% से ज्यादा किसान नहीं होंगे जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा की भूमि प्रति परिवार है। एक अनुमान के अनुसार ये जो धरती पुत्र दिल्ली को घेर के खड़े हैं, इनकी संख्या 2 लाख से कम ही कम पाएगी। और भारत के अंदर सारे किसान परिवारों को अगर हम जोड़ें, जो बीच वाले, नीचे वाले और जो ऊपर वाले किसान हैं, तो इनकी संख्या 10 करोड़ से ऊपर है। यानी पूरी किसान आबादी का 0.2% जो है वो विरोध कर रहे हैं, धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। और ये धरना प्रदर्शन क्यों ये प्रदर्शन कर रहे हैं? देश के सबसे धनवान किसान ये बने रहे इसलिए, क्योंकि जो एपीएमसी मंडियों का कार्टेल है जिसमें इनकी अपनी पैठ है, उसके अलावा जो इनकी इनकम एग्रीकल्चरल, वो उस पर टैक्स नहीं लगता। अब इससे आप सोच रहे होंगे कि गरीब किसान का ही फायदा है, तो भैया जो गरीब किसान है उसकी तो कभी आय इतनी हो ही नहीं पाती कि वो अपने लिए ढंग की एक जोड़ी चप्पल ले ले, उसकी इनकम पे टैक्स लगाना तो बहुत दूर की बात है। इस आंदोलन के पीछे हैं आड़तिये, एपीएमसी मंडियों के बाइंग एजेंट्स और दलाल, जो इन बिलों के पास होने के बाद अपनी सालाना 1500 करोड़ की जो दलाली की कमाई है वो खो देंगे। और इस आंदोलन के पीछे हैं बीएमडब्ल्यू और ऑडी वाले तोंद बाहर फेंके हुए फार्म हाउस वाले किसान, जो उन 6% किसानों में हैं जो एमएसपी से लाभान्वित होते हैं। एक इस बिल के बारे में विलाप किया जा रहा है कि सरकार जो है वो सबको बेच दे रही है, प्राइवेटाइजेशन कर रही है, सब कुछ निजी हाथों में चला जाएगा। तो आप मुझे ये बताइए कि जो आप कपड़े पहनते हैं उसमें तो आपको ज़ारा और वर्साचे के पहनने हैं, घड़ी आपको एप्पल की पहननी है। अरे सरकारी फैक्ट्री में बनी हुई घड़ी पहनो ना और सरकारी मिल में बने हुए कपड़े पहनो। जूते आपको चाहिए जॉर्डन ऑन माई फीट, और आप यहां जाके कहोगे कि सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है, प्राइवेटाइजेशन इज बैड। आपने खुद अपनी पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में की, अपने बच्चों की भी पढ़ाई या प्राइवेट स्कूल में कराएंगे, क्योंकि यार जो ना गवर्नमेंट स्कूल के टॉयलेट्स होते हैं वो बहुत गंदे होते हैं, स्मेल करते हैं ना। आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं, आपका रोज का सपना होता है, आप सोचते हो कि सुबह 4 बजे अभी आपको आ जाए, कि वो सच हो जाए कि जब आपकी प्लेसमेंट आए तो आपको एक एमएनसी उठाए जो सबसे तेज पैकेज पे ले जाए, जो सबसे ऊंचा पैकेज आपको मिले। और फिर इंस्टाग्राम पे जाके आप लिखते हो कि देश जो है वो सरकार बेच रही है। तो ये जो इतनी हिपोक्रेसी लेके आ रहे हो, आप खुद बताओ, आपको डेट पे जाना होगा तो आप सरकारी रेस्टोरेंट में जाओगे और सरकारी होटल में जाओगे या प्राइवेट में जाओगे? क्यों जाते हो प्राइवेट में? वहां डाल के आप स्टोरी चमकाते हो। तो प्लीज ना, भगवान के लिए विक्की प्लीज, ये हिपोक्रेसी ना थोड़ी सी बंद कर दो। कम से कम इतना तो कर ही दो देश के लिए, और तो कुछ नहीं कर रहे हो तुम। भारत में निजी संस्थानों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने का कार्य 1991 में शुरू हुआ। सरकारी संस्थानों का निजीकरण नहीं किया गया, जो निजी संस्थान थे उनको सरकारी नियंत्रण में थोड़ी ढील दी गई। पिछले 30 सालों में 2-3 सरकारी संस्थानों का निजीकरण किया गया, उसके बाद उस पर सीबीआई इंक्वायरी बैठ गई, स्टे लग गया और उसके बाद से कुछ भी नहीं बिका। 1991 में सरकार ने इंडस्ट्री को समाजवाद के चुंगल से मुक्त किया, और उस मुक्त करने के बाद जो परिणाम है वो हम सब देख सकते हैं, और वो जो परिणाम है वो वर्थ एप्रिसिएशन है। हाँ, ये जो परिणाम है जिसमें लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है, वो जो जानबूझ के ब्लाइंड पैरासाइट्स हैं जैसे ये वामपंथी वगैरह जो होते हैं, इनको कभी नहीं दिखेंगे। और इनके बारे में तो लुडविग वोन माइसेस थे, एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए, उन्होंने भी कहा कि अगर समाजवादी इकोनॉमिक्स समझता तो वो समाजवादी होता ही क्यों? क्योंकि यदि इनको इकोनॉमिक्स समझ में आती तो ये जानते कि 1991 से पहले भारत की जो जीडीपी है ऑन एन एवरेज 3% से भी कम की दर से बढ़ी है, और इसको लिबरलाइजेशन के बाद 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद देश की जीडीपी जो है वो 6% की ग्रोथ से एवरेज बढ़ी है। लेकिन निजी क्षेत्र थोड़ा मुक्त हुआ तो भुखमरी चली गई, और 3% लोग जिनको सरकारी नौकरी मिल जाया करती थी, उनके बाद बचे हुए 97% लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर होने लगे। इन्हीं अंबानी अदानी ने लाखों लोगों को हाई पेइंग जॉब्स दी हैं, और करोड़ों की मुफ्तखोरी के लिए टैक्स भी देते हैं जिसपे ये पैरासाइट्स पलते हैं। लेकिन एजुकेशन, मीडिया और जो पॉप कल्चर है वो वामपंथियों के पास है, इसलिए ये बात ये हमको कभी देखने नहीं देते। बट एग्रीकल्चरल सेक्टर को 1991 में स्वतंत्र नहीं किया गया। अब इसका जो कारण है वो राजनीतिक इकोनॉमिस्ट बता सकते हैं, या भूतपूर्व टिकटॉक स्टार हर्ट स्टीलर अक्की बता सकता है, या साउथ दिल्ली की डैड्स प्रिंसेस लवन्या बता सकती है।
किसान बेचारा मजबूर है अपनी मार्केटेड प्रोड्यूस को सरकार द्वारा रेगुलेटेड मंडियों में बेचने के लिए। और ये जो मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 किसान कानून है, ये उस किसान को स्वतंत्रता देते हैं कि अपनी उपज को वो गवर्नमेंट रेगुलेटेड मंडी में बेचे या बाहर बेचे। अब ये जो ई फार्मर्स है, जो इंस्टाग्राम पे ही अपने खेत बो लेते हैं, तो ये जो आहें भर रहे हैं कि ओ माय गॉड एमएसपी खत्म हो जाएगी तो किसान क्या करेगा, उन्हें मैं ये बता दूं इकोनॉमिस्टों को कि भैया जब वर्ल्ड प्राइस से कम एमएसपी रहती है तो जो सरप्लस प्रोड्यूस हो जाता है उसको सरकार एक्सपोर्ट कर सकती है। पर वोट बैंक के लालच में जब एमएसपी को वर्ल्ड प्राइस से ज्यादा कर दिया जाता है तो फिर उसको एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते, तो वो पड़ा रहता है सरकारी मंडियों में। अब उससे ना भारत वालों का पेट भर रहा है ना बाहर वालों का, क्योंकि वो तो सरप्लस है। फिर वो अनाज सड़ता है। अब ये सड़ता नहीं है, इसको सड़ाया जाता है, क्योंकि इसका एक अलग कार्टेल है, इसका अलग रैकेट है। पढ़ोगे तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। ये बियर बनाने वाली कंपनियों को भेज दिया जाता है बहुत सस्ते रेट पे, जिससे वो अपनी बियर बनाती हैं। यहां पे भी लूट अंधाधुंध चल रही है और तुम फिर आहें भरने लगते हो, ओ माय गॉड गवर्नमेंट इज सो इनकम्पिटेंट, हैशटैग ये और हैशटैग वो। लेकिन आदरणीय निर्मला जी और मोदी जी को समझना चाहिए और सब कुछ पूर्णतया मुक्त कर देना चाहिए। उसके बाद भलाई करने के लिए गरीबों की आपके पास बहुत टैक्स का पैसा आएगा। सरकार को चाहिए कि जितने भी रेगुलेटर्स बने हुए हैं, ये जितने भी अलाना फलाना ये लूट मचा रहे हैं, इन सबको घर भेज दे। सरकार सिर्फ आईएएस के मानक का ध्यान रखे। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कुछ दिनों पहले राज्यसभा में एक खुलासा किया कि पंजाब सरकार द्वारा पारित किसान बिल के अंदर एक प्रोविजन है कि यदि किसान कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है तो उसे जेल होएगी और 5 लाख का जुर्माना भरना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर भारत सरकार द्वारा पारित 3 किसान बिलों में किसान कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है बिना किसी लायबिलिटी के, ना ही उसे जेल होगी ना ही उसे जुर्माना भरना पड़ेगा। पंजाब सरकार के किसान बिल के इस प्रोविजन के बारे में किसी भी खालिस्तानी ने विरोध नहीं किया, जबकि सारे पंजाब और कनाडा में ही रह रहे हैं। ये जितने भी इस किसान बिल के विरोध में पैरासाइट्स खड़े हैं, वामपंथी और बुद्धिजीवी और जो मीडिया के पत्रकार, इन्होंने भी इसका विरोध नहीं किया है। और जो राकेश टिकैत हैं, जो गाजीपुर में बैठे हुए हैं धरना देते हुए, उन्होंने भी ये भाषण सुना होगा और उन्होंने भी इसका विरोध नहीं किया है। और यदि उनको ये बात पता है तो मैं आपको बताता हूं, ये आदमी कहीं ज्यादा घटिया है जितना हम इसको मान रहे हैं। और हमारा जो दक्षिण पंथ है, जो राइट विंग है, उसने भी इन बिलों के बारे में नहीं बताया। यदि पता होता तो हम पहले दिन ही ये खुलासा कर देते, क्योंकि ग्राउंड पे हम भी नहीं है। कृषि कानून वही हैं जिनकी डिमांड बाबा टिकैत, महेंद्र सिंह टिकैत ने करी और जिन बिलों के पास होने के बाद इन्हीं बिलों का समर्थन इसी राकेश टिकैत ने किया। पर चूंकि अब कहीं से पैसे पहुंच गए होंगे और राजनीति चमकने की आस जगी, तो अब ये अपनी जाति के ही दर्जन भर 100 मांग रहा है जिस पे ये गिद्ध बैठकर राजनीति कर सके। कुछ लोग अब कह रहे हैं कि भारत सरकार जो है वे किसानों को अपनी बात समझा नहीं पा रही है। अरे भैया, भारत सरकार तो तब समझाए जब वे समझना चाहें, क्योंकि अगर समझ गए तो फिर उन्हें वहां से उठना पड़ेगा। जो उनको दिहाड़ी मिल रही है वो मिलनी बंद हो जाएगी। तो आप सब अपने दिमाग में एक चीज बहुत स्पष्ट कर लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट क्लियर होता है ना वो, कि इस देश में 2 प्रकार के किसान हैं। एक है फार्म वाले किसान और एक है फार्म हाउस वाले किसान। एक है किसान जो नंगे पांव रहता है, अपनी फसल बेचने का प्रतीक्षा करता है कि फसल बिकेगी तो अपनी बेटी को एक साड़ी रक्षाबंधन पे अपने बेटे द्वारा भिजवा दूंगा। और एक वे फार्म हाउस वाले किसान जो लिनन का कलफ लगा कुर्ता पहनते हैं, जिनकी बैठकों में एसी लग गए हैं, उनके कितने पेट्रोल पंप हैं उसकी जानकारी नहीं, उनकी गाड़ियां जोन सी हैं वे सारी टॉप मॉडल की चल रही हैं। क्योंकि जो वास्तव का निर्धन किसान है, उसकी बेहतरी, उसी की भलाई, उसी के पास थोड़ा पैसा पहुंच जाए। ये जो मंडियों की दलाली से, जो दलालों से, जो ये सारा लूट तंत्र है जिसमें वो बेचारे को कुछ मिल ही नहीं पाता था, उसका वहां शोषण ही होता था, उससे बच सके, उसके लिए ही तो एक किसान बिल आया है। गेहूं और धान का जिन्हें अंतर नहीं पता है, जिन्हें रबी और खरीफ का सीजन कब आता है वो नहीं पता है, जिन्हें नहीं पता कि गन्ना नीचे से उखड़ता है या ऊपर से कटता है, जिन्हें नहीं पता आलू जमीन के अंदर से निकलता है या ऊपर पेड़ पे ऐसे लटका हुआ मिलता है, जिन्हें ये नहीं पता गुड़ कैसे बनता है, वे भी किसान बिल पर ज्ञान दे रहे हैं उनको जिनका खानदान खेती करता है, जो किसान परिवार के हैं। हमारी भी खेती होती है, हमने भी किसानी देखी है, हम भी किसान है, हमने भी निर्धनता देखी और हमें इस बिल से तो कोई समस्या है ही नहीं। और एक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आप किस काम के हो, आप किस लायक हो? आप तो यार ढंग के तानाशाह भी नहीं हो, क्योंकि आपके ऊपर सबसे बड़ा आरोप लगता है आप तानाशाह हो। और मुझे लगता है कि आप दुनिया के सबसे घटिया तानाशाह हो, क्योंकि किसी भी तानाशाह के शासन में यह संभव नहीं है कि गणतंत्र दिवस पे, रिपब्लिक डे पे पुलिस वालों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाते हुए स्टंट किए जाएं और लाल किला जहां से झंडा फहरा उसके ऊपर लोग चढ़ जाएं। द लाइफ एंड डेथ ऑफ कर्नल ब्लिम्प मूवी की एक फेमस क्लिप है। एक जर्मन सेना अधिकारी अंग्रेज अधिकारी से कहता है, तुम ऑनरेबल जेंटलमैन की भांति युद्ध लड़ने पर अड़े हो, नाजी जीत गए तो अगले 100 साल में दुनिया में ना कोई ऑनर होगा ना ही जेंटलमैन। नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस फिल्म को साथ बैठ के देखें। ये हमारी फार्म बिल पे दूसरी वीडियो थी। पहली वीडियो में हमने वर्ड बाय वर्ड, पॉइंट बाय पॉइंट फार्म बिल को एक्सप्लेन किया है तीनों को। आपने नहीं देखी तो जाके देखिए, इस वीडियो को देखिए, आपको क्या ठीक लगा, बढ़िया लगा,
हमें कमेंट में जरूर बताएं, अपने दोस्तों को दिखाएं। जुड़े रहें, बने रहें, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।